दोस्तों शेयर ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं राज बोल रहा हूँ और आज मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से इंफॉर्मेशन ले आ रहा हूँ। ये थेरेपी जो है वो शॉक एंड किल थेरेपी नाम से जाना जाता है। और मज़े की बात यह है कि इन्होंने एग्जिस्टिंग कैंसर ड्रग का इस्तेमाल किया है इस थेरेपी के लिए। और फिलहाल तो ये प्री क्लिनिकल ट्रायल में है, लेकिन जो कि ये एग्जिस्टिंग कैंसर ड्रग को यूज़ करता है तो इसका अप्रूवल साइकिल काफ़ी तेज़ी से होने की संभावना है मेरे हिसाब से। इसलिए मैं आज आपको ये वीडियो ले आ रहा हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को। तो दोस्तों पहले मैं आपको वो आर्टिकल बताता हूँ और इसका लिंक मैं हमारे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा ताकि आप खुद जाकर ये आर्टिकल पढ़ सको। लेकिन उस आर्टिकल में साइंटिस्ट का फ़ोटो है, हमें फ़ोटो तो दिखाना पड़ेगा। तो हम जाते हैं आर्टिकल पे। तो ये है आर्टिकल और इंस्टीट्यूट का नाम है डॉहर्टी इंस्टीट्यूट। ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है। ये बनाया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न और रॉयल मेलबर्न हॉस्पिटल के कोलैबोरेशन के साथ। दोनों ने जॉइंटली मिलकर ये इंस्टीट्यूट बनाया है। और इस इंस्टीट्यूट में योरी किम नाम की एक रिसर्च साइंटिस्ट है, जो शैरन लेविन जो डायरेक्टर है पीटर डोहर्टी इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन एंड इम्यूनिटी के, उनके अंडर काम करती है। और ये है हमारे योरी किम साइंटिस्ट जो ये रिसर्च कर रही है। और दोस्तों ये जो इनका अप्रोच है, इसको समझाने के लिए मुझे आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझानी पड़ेगी जो हमारे डीएनए में है। तो ये डीएनए वाली कॉन्सेप्ट जो है वो है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक ऐसी पदार्थ है, अभी आप तस्वीर देखोगे स्क्रीन पर। क्रोमैटिन एक ऐसी पदार्थ है, वो एक कॉम्प्लेक्स है डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का, और ये मिलता है न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जीन एक्सप्रेशन में। जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको तो पता है कि हमारे डीएनए में क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं। हर एक जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो एक प्रोटीन का रेसिपी होता है। तो जीन का जो कॉपी निकलता है उसे एमआरएनए कहते हैं। और एमआरएनए को ट्रांसक्रिप्ट करके उसका प्रोटीन बनता है। तो जीन एक्सप्रेशन का मतलब है जीन को प्रोटीन बनाने की जो प्रक्रिया है उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। और इसके जो ये क्रोमैटिन के जो मूल कंपोनेंट्स है, यानी कि मूल तत्व है, वो है डीएनए, हिस्टोन और प्रोटीन्स। और ये सब साथ में मिलकर न्यूक्लियोसोम बनते हैं। और बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलकर हमारा डीएनए बन जाता है। तो डीएनए में क्रोमैटिन जो है वो क्रोमोसोम्स की तरह ऑर्गेनाइज किया था। अभी यहाँ तस्वीर में आप एक्स देख रहे हो, तो इसकी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है जब सेल डिवीजन होता है। यानी कि एक सेल डिवाइड होके दो सेल जब बनता है, यानी कि ग्रोथ जब होती है, तो दोनों सेल में डीएनए चाहिए। और डीएनए के अंदर होती है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के अंदर होती है जीन्स। तो 23 डीएनए जो है ह्यूमन बीइंग का, वो 23 का सेट जो है वो बनता है, फ्रेश बनता है दूसरे सेल के लिए। तो इस तरह से क्रोमैटिन का वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ती है। और अगर सेल में कोई डिफेक्ट आ जाए तो सेल खुदकुशी कर सकती है। उसके लिए प्रोग्रामिंग भी डीएनए के अंदर है, और वो प्रक्रिया को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। और अगर उसका डीएनए में डिफेक्ट आ गया तो डीएनए को खुद से सेल रिपेयर कर सकती है। और उसमें के जो जीन्स है उसको रीड करके एमआरएनए बार फेंकना, ये सब प्रक्रिया जो है ये सब डीएनए के ज़रिए होती है सेल के एनवायरनमेंट के अंदर। और क्रोमैटिन जो है वो डीएनए को एकदम जकड़ के रखता है। अगर बहुत टाइटली बांधा हुआ होगा अगर क्रोमैटिन, तो उसके अंदर का जो जीन्स है उसे सेल में जो लिक्विड है उसके साथ संपर्क नहीं होता, और उसका लिक्विड के साथ संपर्क नहीं हो तो एमआरएनए बनना मुश्किल है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होना मुश्किल है। तो जब कैंसर सेल्स में जब म्यूटेशंस होती है, तो जिस सेल में वो म्यूटेशन होती है वहाँ पर ये जो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर है, तो साइंटिस्ट कहते हैं कि बदल जाता है। और बदले हुए क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर की वजह से वो जो सेल है वो उसकी नॉर्मल प्रक्रिया नहीं कर सकता। अगर सेल
नॉर्मल सेल अगर पता लगा लेता है कि उसके अंदर कोई कीटाणु आई है या उसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, तो वो एपोप्टोसिस कर लेगा। एपोप्टोसिस का मतलब है प्रोटीन्स बनाकर खुद को मार डाल लेगा, ताकि वो जो डिफेक्ट है वो दूसरे सेल में ना जाए और ये डिवाइड ना हो जाए। तो ये सब वो देखेगा। लेकिन कैंसर सेल जो है इसकी सब प्रक्रिया को दबाए रखती है, क्योंकि क्रोमैटिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सेल अपना नॉर्मल काम नहीं करती और कैंसर जो है वो सेल को लगातार बढ़ाकर फटाफट बड़ा होते जाता है। तो कैंसर हमेशा जीन म्यूटेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। और ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, उसमें उन लोग इस तरह का दवाई यूज़ करते हैं जो जाके क्रोमैटिन को थोड़ा ढीला कर सके। अभी समझ लीजिए आपके पास 2 ग्लास में पानी है और एक हाथ में आपने कुछ पदार्थ लिया और उसको एकदम अच्छी तरह से दबा के कॉम्पैक्ट करके उस पानी में डाला, तो पदार्थ को पिघलने को टाइम लगेगा। लेकिन वो दूसरे ग्लास में अगर आप उसी पदार्थ को एकदम हल्के सिरे से पकड़ के और वापस छोड़ दो अंदर, यानी कि कॉम्पैक्ट करने के बिना, तो वो तुरंत घुल जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो उसके चारों तरफ से अंदर वगैरह जाकर जल्दी से पिघला देगा। लेकिन वो दूसरा वाला जिसको टाइट कॉम्पैक्ट किया था, उसको पिघलने को टाइम लगता है। तो कुछ इसी तरह क्रोमैटिन जो है सब डीएनए को और जीन्स को जकड़े हुए हैं टाइट, और ये कैंसर वाले जो ड्रग्स हैं वो जाकर वो क्रोमैटिन को थोड़ा ढीला करते हैं, ताकि वो डीएनए जो है वो उसमें के जीन्स जो है वो सेल के अंदर के लिक्विड के साथ संपर्क कर सके, और उसकी वजह से उनका ट्रांसक्रिप्शन शुरू होता है। ट्रांसक्रिप्शन शुरू होने लगे तो उस सेल के जो एंजाइम्स दबे हुए थे वो सब भी एक्सप्रेस होने लगते हैं, प्रोटीन्स एक्सप्रेस होने लगते हैं, और उसकी वजह से सेल खुद को रिपेयर करने लगता है और कैंसर को फाइट करने लगता है। कुछ इस प्रकार का है इसका केमिस्ट्री। तो ये यूरिकिम जो है वो चाहती है कि ये क्रोमैटिन लूजनिंग जो मेडिसिन्स है वो उसका इस्तेमाल करके ये जो CD4 टी सेल है जिसके अंदर डोरमेंट HIV है, उसको ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए मजबूर करे। क्योंकि उनका हिसाब ये है कि CD4 टी सेल जो लेटेंट रहता है वो कभी कुछ भी काम नहीं करता, वो जस्ट पड़ा रहता है, वो कुछ काम नहीं करता, और उसके अंदर HIV वायरस जो है वो शांत पड़े रहती है, और ART बंद होते ही इनका हलचल शुरू होता है, मल्टीप्लाई करते हैं और सबको इन्फेक्ट करते हैं। तो अगर वो शांत पड़ा रहेगा और रेप्लिकेट नहीं करेगा तो कैसे पता चलेगा कि ये सेल इन्फेक्टेड है। तो यूरिकिम ये चाहती है कि कैंसर के ट्रीटमेंट को यूज़ करके इन सेल्स को के अंदर जो क्रोमैटिन है उसको थोड़ा हल्का बनाए, ताकि ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए। ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाए तो स्वाभाविक है कि HIV वायरस भी ट्रांसक्राइब करेगा। HIV वायरस ट्रांसक्राइब करेगा तो ये सेल जो है जो लेटेंट था वो एक्टिव बन जाएगा। जो एक्टिव बन गया तो पता चल जाएगा कि देखो यहाँ पर ये लेटेंट रिजर्वायर था, अभी इस सेल को हम मारेंगे तो लेटेंट रिजर्वायर का एक सेल और खत्म हो सकता है। लेकिन ये अकेले करके काम नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ सेल को एक्टिवेट कर दोगे तो काम नहीं चलता, उसको एपोप्टोसिस कराना पड़ेगा। इसका मतलब है उस सेल को ये सूचना देना पड़ेगा कि अभी आप खुदकुशी करो, और खुदकुशी करने के लिए जो चेन ऑफ एक्टिविटी रहता है वो प्रोटीन्स उसके अंदर डालने चाहिए, ताकि वो खुद को ख़त्म कर ले। और साथ ही साथ जब वो खुद ख़त्म होती है तो साथ ही साथ उसके अंदर का HIV DNA भी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए प्रो एपोप्टोसिस ड्रग्स भी होते हैं जो सेल किलिंग के लिए होते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके यूरी ट्राई कर रही है कि टेस्ट ट्यूब में पेशेंट का ब्लड लेकर 2 सैंपल रखने की है, एक में दवा के बिना और एक में दवा के साथ, ताकि फ़र्क पता चले कि कौन से कॉम्बिनेशन से होता है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है कैंसर के लिए, वो हर एक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करके ट्राई कर रही है। और उसके पास सीक्वेंसिंग मशीन है, DPCR मशीन है, वो सब को इस्तेमाल करते हुए उसे पहले ये काम करना पड़ता है कि ब्लड सैंपल लेने के बाद ये देखना है कि इसमें से कितने CD4 टी सेल में साबुत HIV वायरस का DNA है। क्योंकि HIV वायरस बहुत जल्दी-जल्दी म्यूटेट करता है, इसलिए उसके बहुत सारी कॉपीज़ बेकार रहती है। सिर्फ़ 1-2 CD4 टी सेल ऐसे रहती है जिसके अंदर का जो वायरल कॉपी है वो मल्टीप्लाई होने के काबिल है। तो उनको पहचान कर फिर उनको उनके ऊपर दवा डालकर फिर उनको ख़त्म करना है यूरिकिम का उद्देश्य। तो उसके लिए वो जीन सीक्वेंसिंग मशीन वगैरह सब रख कर करके कोशिश करके शी इज़ ट्राइंग द बेस्ट। अभी एक बार इसमें सक्सेस हो गया
तो फिर इनको नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स में करना पड़ेगा, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स यानी कि वानर पे करना पड़ेगा। उस पे सक्सेस हो गया तो फिर ये क्लिनिकल ट्रायल पे जा सकते हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि जो कि ये एफडीए अप्रूव्ड कैंसर ड्रग्स यूज़ कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये ड्रग्स जो है ऑलरेडी इंसानों में 15-20 साल से यूज़ किया गया है। तो बहुत सारा डेटा है ह्यूमन बॉडी के साथ कैसे रिएक्ट करता है, उसकी वजह से ये क्लिनिकल ट्रायल काफ़ी जल्दी हो सकती है। तो ये एक अच्छी समाचार है। तो दोस्तों हम इस थेरेपी के बारे में ध्यान रखेंगे और यूरी किम को हम फॉलो करेंगे, ये देखने के लिए वो कहाँ पर पहुँची है, कहाँ तक पहुँची और आगे क्या संभावनाएँ हैं। तो हम आपको वीडियो तो ले आएँगे ही। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि हमने वॉलंटियर की रिक्वेस्ट की थी, तो एक वॉलंटियर मिल गया है हमें, जो खुद मेडिकल फील्ड में है और हमें इंग्लिश से फ्रेंच ट्रांसलेट करने के लिए हेल्प करने वाला है। तो मैंने उसे ऑलरेडी वो फ्री एचआईवी बुकलेट को अपडेट करके भेज दिया है। मैं अभी अपडेटेड कॉपी वेबसाइट में भी अपलोड करने वाला हूँ। उनके पास से जब फ्रेंच अनुवाद आ जाएगा तो हम उसे भी वेबसाइट में डाल देंगे ताकि हमारे फ्रेंच भाइयों को भी काम आए। और इंडिया में भी मैंने मांग रखी है कि इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करने के लिए वॉलंटियर चाहिए। जो सही वॉलंटियर मिल जाए, जो हमें sharetrek.com में जाकर हमारा वेब कॉन्टैक्ट फॉर्म में हमें कॉन्टैक्ट करे, हम उनके साथ संपर्क करके इस बात को आगे बढ़ाएँगे। तो ये बहुत खुशी की बात है। और दोस्तों इस वीडियो के साथ मैं अभी यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ इस सूचना के साथ, और आपको मिलूँगा मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।